पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पिछले साल इस बैंक ने कई सारे जमा धारकों के सिर में दर्द कर दिया था, जेब में कटौती कर दी थी। ये बैंक लगभग डूबने और संकट के कगार पर था। कोऑपरेटिव बैंक आमतौर पर तरह तरह के संकटों से घिरे होते हैं और इस संकट का एक इंतज़ाम अब केंद्र सरकार ने हाल में किया है कि एक अध्यादेश के जरिए इन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जाएगा, जिस तरह से देश के तमाम दूसरे वाणिज्यिक बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भारत के औद्योगिक जगत के लिए। कोऑपरेटिव के नाम पर हमको एक तरफ अमूल जैसे कामयाब संगठन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार में तमाम संगठन ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्षेत्र को अगर रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में ले आया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि करीब 9 करोड़ खाता धारक, बहुत टू द पॉइंट बात करें तो 8 करोड़ 60 लाख खाता धारक, जिनकी करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की रकम इन कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा है। ये सारे की सारे सीधे तौर पर रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में आने से ऐसा क्या हो जाएगा जिसके बाद इन बैंकों के जमाधारक ज़्यादा आश्वस्त और ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह हमको समझना होगा भारतीय बैंकिंग जगत का जो रेगुलेशन है वो कई स्तर का है। निजी क्षेत्र के बैंक हों उस पर एक तरह से निजी क्षेत्र का प्रबंधन और रिज़र्व बैंक के नियम चलते हैं। सरकारी बैंकों पे सरकारी बैंकों का प्रबंधन, जिसका मतलब वित्त मंत्रालय और रिज़र्व बैंक के नियम चलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में रिज़र्व बैंक के नियम कई मामलों में चलते हैं, कई मामलों में नहीं चलते। मूलतः ये राज्य सरकारों के दायित्व में आता है कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स का कैसे नियंत्रण और प्रबंधन करें। इसके चलते राजनीतिक प्रभाव के चलते, राजनीतिक अकुशलता या भ्रष्टाचार या मंशाओं के चलते कोऑपरेटिव बैंक्स एक हद तक राजनेताओं के औजार, राजनेताओं के अपने धंधों के फाइनेंसिंग करने के औजार बन जाते हैं और आम तौर पे निवेशकों का और जमाधारकों का हित उसमें सुरक्षित नहीं रहता है। कोऑपरेटिव सेक्टर का राजनीतिक दुरुपयोग काफ़ी किया गया है, ऐसा हम कई मामलों में देख चुके हैं। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि रिज़र्व बैंक के पास जब इसके ऑडिट करने की शक्ति आ जाएगी, जब इसकी प्रबंधकीय नियुक्तियों पर रिज़र्व बैंक का डंडा या दखल चलेगा, तो निश्चय ही हम एक बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। इस वक्त देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यानी शहरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। 58 कई राज्यों में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और रिज़र्व बैंक के पास इन सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की शक्ति आ जाएगी। यहाँ हमको देखना और समझना होगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित, संचालित या उसके दायरे में आने वाले बैंकों में शीर्ष प्रबंधन की नियुक्तियाँ रिज़र्व बैंक की अनुमति के बगैर नहीं होती हैं। अतः हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ जो नियुक्तियाँ होंगी उसमें सीधा दखल रिज़र्व बैंक का होगा। ऐसा अतीत में देखा गया है कि रिज़र्व बैंक लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंकों के कामकाज से प्रसन्न नहीं था और रिज़र्व बैंक की नीतिगत मंशा ये रही थी कि इनकी संख्या कम की जाए, मगर तमाम राजनीतिक कारणों से ऐसा आसानी से संभव नहीं हुआ। राजनेता अपने
अंडर में काम कर रहे कोऑपरेटिव बैंक जिसमें लाखों करोड़ के फंड्स हैं आसानी से जाने नहीं देते। लेकिन पीएमसी बैंक के बाद, पीएमसी बैंक के संकट में आने के बाद एक झकझोर देने वाली बात हुई। इसमें कोऑपरेटिव बैंक के प्रति एक नया रुख केंद्र सरकार को अख्तियार करना पड़ा और अब करीब 9 महीने के बाद इस तरह का अध्यादेश लाने की बात है। इसके बाद अगर कोऑपरेटिव बैंक्स में फिर भी समस्या या परेशानी आती है तो हम ये मान सकते हैं कि फिर रिजर्व बैंक अपने दायित्वों से बरी नहीं हो सकता। अब ठीक उसे कोऑपरेटिव बैंक में वैसे ही जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी जैसे कि वो किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई बैंक या यस बैंक को लेकर जवाबदेह होता है। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।